हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था और आगे अपन पढ़ने वाले थे शुद्धांत से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ी खांसी चल सकती है बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुद्धांत में अवशोषण सबसे पहले। तो शुद्धांत अपन को पढ़नी थी। आंत दो प्रकार की होती है, एक तो छोटी आंत और एक बड़ी आंत होती है। ठीक है, तो ये अपन आगे थे शुद्धांत पे। शुद्धांत के बारे में अपन ने थोड़ा जान लिया था। अब अपन चलने वाले हैं शुद्धांत में अवशोषण। शुद्धांत में जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है उसके बारे में अपन यहाँ पर जानेंगे। तो और इसके बाद अपन पढ़ेंगे बृहदांत। शुद्धांत जो होती है छोटी आंत होती है, कहने के लिए छोटी होती है लेकिन ये सबसे लंबी होती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर होती है। तो आइए इसमें पाचन किस प्रकार से होता है जानते हैं। तो पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्धांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जो पचा हुआ भोजन है वो अवशोषित होकर शुद्धांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाएँ जो होती है रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो मतलब जो अपनी दीवार है शुद्धांत की उसमें क्या है, रुधिर वाहिकाएँ हैं और इस पचे हुए भोजन को अवशोषण करके कहाँ भेज दिया जाता है, रुधिर वाहिकाओं में भेज दिया जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। शुद्धांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। तो जो अपनी शुद्धांत्र होती है इसकी जो दीवारें होती है मतलब भित्ति जो होती है, इसकी भित्ति पर उंगली के समान, काय के समान, उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है या रसांकुर भी इनको कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तो रसांकुर या दीर्घरोम क्या होते हैं। रसांकुर या दीर्घरोम जो अपनी शुद्धांत्र है, शुद्धांत्र की भित्तियों पर, दीवार पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। ठीक है, दीर्घरोम या रसांकुर। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम आंत्र में क्या भूमिका निभाते हैं, क्या भूमिका होती है उनकी। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तरल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो तरल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। तो अपना जो भोजन खाते हैं अपन, तो उसके अवशोषण हेतु तरल क्षेत्र बढ़ा देते हैं, मतलब अवशोषण अच्छी तरह से हो पाए ये काम वो करते हैं। तो जो अपने रसांकुर या दीर्घरोम होते हैं, जो रसांकुर या दीर्घरोम होते हैं ये क्या करते हैं, पाचन के लिए तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, पाचन अच्छे से हो पाता है। रसांकुर कैसे होते हैं, जैसे ये बृहदांत्र की दीवार है, देखो मैं बना के बताता हूँ आपको। जैसे बृहदांत्र की दीवार है, अब इस पर उंगली के समान, ऐसे उंगली के समान छोटे छोटे दिखते हों, रोम के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपनी क्या है, बृहदांत्र है। बृहदांत्र पर ये उंगली के समान छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। अब यहाँ से जब भोजन निकलेगा तो भोजन इन सभी से टकराता हुआ निकलेगा। तो ये क्या करते हैं, उस भोजन में से पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका काम होता है। इससे क्या होता है, तल क्षेत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण अवशोषण अच्छे प्रकार से हो पाता है। देखिए आगे, भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। प्रत्येक दीर्घरोम में क्या होता है, सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। और ये जो पचित भोजन होता है, अवशोषित भोजन होता है, कहाँ चला जाता है, रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। अवशोषित पदार्थ जो होते हैं उनका स्थानांतरण काय के द्वारा, रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक हो जाता है तथा उनका उपयोग जटिल पदार्थों के बनाने में किया जाता है। तो जटिल पदार्थ बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। जो भी पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है इनका उपयोग। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। तो ये जो प्रक्रम है इसको क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। कोशिकाओं में उपस्थित जो ग्लूकोज है उसका विघटन होता है, मतलब जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है और ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ये जो ग्लूकोज है वो टूट जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। और भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता, जिसको जो बच जाता है अवशोषण के बाद भी, उस भोजन को क्या करते हैं, बृहदांत्र में
भेज दिया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बृहदांत्र क्या होती है? बृहदांत्र को बड़ी आंत भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। तो बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी होती है। ये बृहदांत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चौड़ी होती है। लंबाई में तो छोटी होती है लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा होती है। ठीक है, चौड़ी होती है, हम छोटी होती है। तो ये चौड़ी भी होगी बृहदांत्र क्षुद्रांत्र से और छोटी भी होगी। लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। तो जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करने का भी इसका काम है। जो जल बच जाता है भोजन में उसका अवशोषण यहाँ पर होता है, और जो लवण रह जाते हैं उनका भी अवशोषण यहाँ पर होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। तो बचा हुआ जो अपचित पदार्थ होता है वो कहाँ चला जाएगा? बड़ी आंत से होने के बाद, मतलब बृहदांत्र से होने के बाद वो कहाँ जाएगा? मलाशय में चला जाता है। ठीक है, पहले तो था छोटी आंत में, मतलब क्षुद्रांत्र में, उसके बाद आया बृहदांत्र में। बृहदांत्र के बाद कहाँ जाएगा? बचाव भोजन मलाशय में चला जाएगा तथा अर्ध ठोस मल के रूप में इसको बाहर त्याग दिया जाता है। और ये जो बचाव भोजन होता है ये किसी काम का नहीं होता, तो मलाशय से इसको अर्ध ठोस भोजन के रूप में, अर्ध ठोस मल के रूप में इसको बाहर त्याग दिया जाता है। गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, निष्कासन कर देते हैं इसका। तो इसे बाहर निष्कासित गुदा के द्वारा कर दिया जाता है। पाचन तंत्र में आप देखोगे तो गुदा और ये सभी भाग आप देख सकते हो। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की बात करते हैं। अभी तो अपन ने जो मानव थे, मानव के अंदर अपन ने पाचन को देखा। अब जो घास खाने वाले जंतु हैं उनके अंदर भी अपन एक बार देख लेते हैं। क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा रहे हों। तो वो आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं वो जुगाली कर रहे होते हैं, खा के आ जाते हैं, उसके बाद वो मुंह चलता रहता है उनका। इसका मतलब वो क्या करते हैं, वापस से जो पेट में जो अपचित भोजन जिसको ठीक से चबाया नहीं उन्होंने, वापस निकालते हैं, उसको चबा के वापस अंदर डाल लेते हैं। वास्तव में वे पहले खाद्य को जल्दी जल्दी निकल कर आमाशय एक भाग में फंडिस कर लेते हैं। तो देखो क्या खतरनाक टेक्नोलॉजी होती है इनकी, भाग में भंडारित कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, भोजन को पहले तो फटाफट खा लेते हैं और खा करके क्या करते हैं, आमाशय के एक भाग में इनको भंडारित कर लेते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। यह भाग रूमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। तो ये जिस भाग में इसको डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, रूमेन कहते हैं। ये प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेट्स में आमाशय 4 भागों में बांटा जा सकता है, और अपने अंदर तो आमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन ये जो होते हैं घास खाने वाले, इनमें आमाशय को 4 भागों में बांट सकते हैं। इनको रूमिनेंट्स कहते हैं। ये जो ऐसे जीव होते हैं जो जुगाली करते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, जुगाल या कड़ कहते हैं। ठीक है, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिससे वह चबाता है, तथा इस प्रक्रम को रोमंथन, ठीक है, क्या कहते हैं, रोमंथन कहते हैं, या जुगाली करना कहते हैं। तथा ऐसे जंतु रूमेनेंट्स अथवा रोमंथी कहलाते हैं। तो देखो जानवरों में क्या टेक्निक होती है, ये क्या करते हैं, भोजन को खा लेते हैं पहले, मतलब जो घास है उसको खा लेते हैं और पूरी तरह से चबाते नहीं हैं, और जो इनका आमाशय है उसके एक भाग में ले जा कर के इसको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उस भाग में ले जा कर के अब इनका जो आमाशय होता है वो 4 भागों में बांटा जाता है, और अपना जो आमाशय होता है वो 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, भोजन को वापस से निकालते हैं गोलक के रूप में और अपने मुंह में लाते हैं और वापस उसको चबाते हैं, और तब फिर वापस से उसको आमाशय में भेज देते हैं। तो इनका काम ये होता है कि पहले तो फटाफट खा लो जितना हो सके, उसके बाद आराम से जब ये फ्री होते हैं उस टाइम पे जुगाली करने का काम करते हैं। और ऐसे जो जंतु होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं या रोमंथी बोलते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है। जो घास होती है उसमें सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक विशिष्ट प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जिससे रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये जो जीव होते हैं, ये जो घास खाने वाले होते हैं, इन्हीं के अंदर ये खासियत होती है कि घास में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज जो है, उसका उपयोग कर सके। अपन नहीं कर सकते इसका उपयोग। ठीक है, तो इनके जो आहार नाल है, इनके पाचन तंत्र में विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जिसके कारण ही ये उसका पाचन कर पाते हैं। बहुत से जंतु मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं।
ठीक है। तो बहुत से जंतु और मानव भी उसके अंदर आते हैं जो कि सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। पहली जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। ठीक है। तो पहली के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये जंतु को जब ये भोजन करते उसी टाइम पे चबा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते, ऐसा क्यों। बूझो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाता। ठीक है। बूझो जानना चाहता है कि अगर मनुष्य भी अगर सेलुलोज को पचा पाता तो हमें भी खाना बनाने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट घास खा के अपना भी काम चल जाता। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मनुष्य जो है वो सेलुलोज को नहीं पचा पाते। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्रांत्र एवं बृहदांत्र में बीच में एक थैलेनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। ठीक है। शुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच में जो होती है एक बड़ी थैलेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य में आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। तो जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो सेलुलोज का पाचन काय के द्वारा किया जाता है, जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है। तो वे जंतु जिन्हें पाचन तंत्र पाया जाता है उनके बारे में पढ़ा। परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म जीव है जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र होता है। तो ऐसे जीवों के बारे में अपन जानेंगे जिनमें ना ही मुख होता है और ना ही क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। फिर भी वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की अन्य रोचक विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, जानवरों के बारे में पढ़ा। जानवरों के अंदर क्या होता है, रूमिनेंट्स होते हैं। रूमिनेंट्स किसे कहते हैं, जो कि भोजन को जुगाली करते हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पहले भोजन को खा लेते हैं फटाफट और अंदर आमाशय के एक भाग में जाकर के उसको एकत्रित कर देते हैं और उसको वापस से बाहर निकाल करके उसको जुगाली करते हैं, उसको चबाते हैं और फिर उसको वापस से निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये जंतु क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट्स कहलाते हैं, जो कि जुगाली करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो अमीबा के बारे में पढ़ते हैं, संभरण एवं पाचन। अमीबा के अंदर जो पाचन की क्रिया है वो किस प्रकार से होती है, क्योंकि इसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता। तो ये जानते हैं। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकी जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्र एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है जिन्हें पद्माभ कहते हैं। ठीक है, पादाभ कहते हैं। ठीक है, अर्थात कृत्रिम पाँव, हिंदी में इसको अर्थ कृत्रिम पाँव भी कह सकते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। तो अमीबा जो है कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पद्माभ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसके खाद्य धानियों में फंस जाते हैं। तो देखो ये रहा अमीबा। अब ये अमीबा जो है इसमें क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है उसके बारे में पहले देखते हैं। तो यहाँ पर पादाभ है। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ऐसी वाली संरचना, ये जो संरचना है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पादाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, पादाभ कहते हैं। ठीक है। केंद्रक है, ये एक कोशिकीय संरचना है। देखो सबसे पहले बात तो ये है कि जो अमीबा होता है एक कोशिकीय संरचना होती है। कोशिका के अंदर केंद्रक होना जरूरी है। तो ये यहाँ पर इस कोशिका के अंदर केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक भी इसके अंदर है। इसके बाद आगे देखोगे आप तो खाद्य धानियाँ। तो ये जो है खाद्य धानियाँ है, ये सारी क्या है, खाद्य धानियाँ। खाद्य धानियों में क्या करते हैं, जो भी भोजन का ये अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं, उसको ये खाद्य धानियों में पहुंचा देते हैं और खाद्य धानियों में ही इसको गलाते हैं। ठीक है, और इसमें पाचन इसी प्रकार से होता है। बहिक्षेपित अपशिष्ट और अपशिष्ट को भी ये बहिक्षेपण कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये बहिक्षेपित अपशिष्ट है, जो ये देखो अपशिष्ट बाहर आ गया। तो देखो अपन समझते हैं कि अमीबा में पाचन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए भोजन है। ठीक है, ये भोजन का अंतर्ग्रहण कर रहा है ऐसे। ये जो चीज़ है ये भोजन है, इसका भोजन आया पास में। अब ये क्या करेगा, भोजन का अंतर्ग्रहण करेगा। अब ये भोजन जो है ये आगे जाएगा, यहाँ पर आ गया। अब ये यहाँ पर एक खाद्य धानी का निर्माण हो जाएगा इसके अंदर। जब ये अंतर्ग्रहण कर लेगा उसके बाद एक खाद्य धानी बनेगी। खाद्य धानी बुलबुले जैसी संरचना होती है जिसमें भोजन का टुकड़ा रहता है।
अब ये आगे, अब इसमें क्या होते हैं, पाचक रस, एंजाइम्स वगैरह जो कि इसको गलाते हैं, इसमें जो पोषक तत्व है उनको ग्रहण करता है ये जो अमीबा का शरीर होता है। उसके बाद आगे जाते 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 इस प्रकार से इसमें पाचन कंप्लीट होता है। जो पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण कर लिया जाता है इसके शरीर के द्वारा, इसी कोशिका अमीबा के द्वारा, और इसको लास्ट में जो अपशिष्ट पदार्थ है जो किसी काम का नहीं उसको बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार से ये बहिक्षेपण हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है इसका, किस प्रकार से भोजन करता है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है। तो भोजन का पाचन जिस प्रकार से होता है वो सभी प्राणियों में लगभग एक जैसा प्रक्रम है, एक जैसा सिस्टम होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। तो देखो इसमें अपन ने क्या जाना, अमीबा के अंदर जो पाचन क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। खाद्य धान्यों का निर्माण होता है, उसमें भोजन आता है और उसमें से अवशोषित कर लिए जाते हैं जितने पोषक पदार्थ होते हैं, और लास्ट में उसको क्या कर देता है, बहिक्षेपित कर दिया जाता है। तो ये थी अमीबा के अंदर जो पोषण की प्रक्रिया है। इसमें पाचन तंत्र नहीं होता विकसित प्रकार का, इसी प्रकार से इसमें पाचन की क्रिया होती है। तो ये था, अपना लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। आगे अपन जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स को PDF में आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, और वहाँ से आप अपने क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।